गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 2 नवंबर 2023 के यूपीएससी प्रीलिम स्पेसिफिक जो न्यूज़ हैं, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेसेस, प्लेसेस जो आए हैं न्यूज़ के अंदर, उन सभी को देखिए। आज से जो प्रीलिम्स है उसमें 180 दिन का समय बाकी है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को भी अच्छे से करते रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल। द फर्स्ट आर्टिकल जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड। तो इसके बारे में प्रीलिम्स के हिसाब से क्या क्या जानना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि आर्मी ने सक्सेसफुली एक टेस्ट कर लिया है। टेस्ट जो ये रॉकेट्स के अंदर जो भी फायरिंग होगी, ऐसा आपको शेप दिखेगा रॉकेट का, यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। ये जो फायरिंग होगी इसको सक्सेसफुली कर लिया है, टारगेट की गन्स वगैरह को इस्तेमाल करने का। और जो गन्स हैं यहाँ पे, इसको बोला जाता है प्रचंड। और प्रचंड का मतलब क्या होता है, फियर्स होना। तो इसको इंक्लूड किया गया है इंडिया की एयरफोर्स के अंदर 2022 में। तो ये जो आया है हेलीकॉप्टर 2022 में आया है। इससे अलग इस हेलीकॉप्टर का जो रोल है वो मल्टी रोल है। ये एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि ये एयर से ग्राउंड की मिसाइल जो है, एयर टू ग्राउंड, उनके ऊपर भी हमला कर सकता है। उसके अलावा ये एयर से एयर, हवा में से हवा के अंदर भी लड़ाइयाँ लड़ सकता है। दो ये इसके काम है। इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने, AHL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था, डेवलप उन्होंने किया है। ये एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड के अंदर जो लैंड कर सकता है, यानी कि नीचे आ सकता है लगभग 5000 फीट के मीटर्स के एल्टीट्यूड तक, और उसके बाद वहीं से दोबारा ऊपर भी जा सकता है। तो ये पूरे विश्व में एक ऐसा पहला हेलीकॉप्टर बना है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है और फिर वहाँ से वापस जा भी सकता है, क्योंकि एक तो ये छोटा है, इसके बारे में पहले भी न्यूज़ आई हुई थी। एक तो ये छोटा है साइज़ में, इसी वजह से ऐसा कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर पावरफुल इसको ज़्यादा बनाया गया है। इसके अंदर 5.8 टन के 2 इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। कितने इंजन है? 2 इंजन्स। कितने के हैं वो? 5.8 टन्स के। इन इंजन्स को नाम दिया है शक्ति इंजन, शक्ति। ठीक है, तो शक्ति इसका जो है, शक्ति इंजन के नाम से इनको दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये पावरफुल बहुत ज़्यादा है। इनको हाई एल्टीट्यूड जो एरिया है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर जो है, उन सब के ऊपर रखा गया है, ऐसी जगहों पर जाने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हम अपने चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP। तो LLP क्या होती है? ये होती है कि आप लिमिटेडली, यानी कोई दो पार्टनर जो हों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, लेकिन जो लायबिलिटी होगी कि इसके पास 80% शेयर है, तो ये 80% का मालिक है, इसके पास 20 है, तो लायबिलिटी इनकी लिमिटेड होगी। कि ऐसा नहीं होना चाहिए इसने कुछ गलती की है या कंपनी की तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है तो इसको भी सजा मिले, वो काम यहाँ पे ना हो। इसीलिए ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है। इसके अंदर अभी तीसरा अमेंडमेंट हुआ है। इसके जो रूल्स बनाए गए हैं 2023 के अंदर, इसके रूल्स आए हैं, उनके अंदर 3rd अमेंडमेंट हो चुका है। इसको संभालता कौन है? तो सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप हो रही है तो कौन संभालता होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। तो मौका जो है वो इसको संभालती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, या फिर इसको मौका भी नहीं, MCA ज़्यादातर लिख देते हैं, कहीं कहीं पे आपको MOCA भी लिखा मिल सकता है। तो घबराइएगा मत, ये एक ही होती है। इसके अलावा भाई LPP है क्या? हाइब्रिड होती है, क्योंकि एक कंपनी और एक पार्टनरशिप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कर सकते हैं। गवर्न कौन करता है इसको? एक्ट क्या है इसका? तो इसका एक्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 का जो एक्ट है वो इसको गवर्न करता है। वो इसको बताता है कि क्या क्या इसके रूल्स हैं, क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए। 2008 में आया था। इसके अंदर बॉडी को LPP जो कॉरपोरेट है उसको एक लीगल एंटिटी माना जाता है, उसके पार्टनर से अलग। यानी आपकी जो बॉडी, आपने एक कंपनी बनाई है, वो खुद में एक ह्यूमन की तरह ट्रीट होगी,
कोर्ट केसेस में भी, और उसके जो पार्टनर्स हैं उनको इससे अलग रखा जाएगा कि ठीक है आपका अलग है, इसके जो मालिक हैं वो अलग है, इसके जो कंपनी है वो बिल्कुल अलग है। मतलब इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी इसी वजह से हो जाती है। मिनिमम इसमें मेंबर कितने चाहिए होते हैं बनाने में, तो कम से कम इसमें 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। अगर आपको एक LLP बनानी है तो कम से कम आपके पास 2 ऐसे इंसान होने चाहिए जो इसको बना सकता है। इसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें तो उसमें 1000 लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 1 लाख को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये गलती से N हो गया है, यहाँ पे B आएगा, दिस इज़ बॉडी, DSB। तो क्या है ये, पहले तो आप देख लीजिए WTO का ट्रेडमार्क क्या है, क्या उनका लोगो है। तो ये WTO का लोगो है। WTO क्या है, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, और उसी के अंदर इंडिया ने इसमें सबसे पहले रिफॉर्म्स के लिए बात उठाई है कि इंडिया कहना चाहता है कि जो DSB है इसके अंदर रिफॉर्म्स किए जाने की अभी आवश्यकता है, ऐसा इंडिया ने अभी रखा है सामने। DSB है क्या, जर्नल काउंसिल है ये WTO की, जो कन्विंस करता है DSP को कि वो जो 2 मेंबर कंट्रीज़ हैं, मान लीजिए यहाँ पे कनाडा और इंडिया का ही आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, कनाडा और इंडिया जो है उनके ऊपर ट्रेड से रिलेटेड कुछ आना बनी हो गई है। ठीक है, इंडिया कह रहा है कि नहीं मैं ठीक हूँ, कनाडा बोल रहा नहीं मैं ठीक हूँ। दोनों कंट्रीज़ क्या कर रही हैं कि उनके ऊपर काम नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से अब इन दोनों का जो सुलझाना होगा, यानी कि इनका जो डिस्प्यूट का रिजोल्यूट किया जाएगा वो कौन करवाएगा, WTO करवाएगा। और WTO का भी कौन कराएगा, WTO का जो पार्ट है DSB यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो इसको डिस्प्यूट को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। क्या ऐसी और कोई बॉडी भी एग्जिस्ट करती है, नहीं। वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ WTO एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो ट्रेड के खिलाफ, यानी कि सबसे ऊपर नोडल एजेंसी है, उसी के अंदर ये डिस्प्यूट सेटलमेंट आपको बॉडी देखने को मिलेगी। इसके 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है कि ये DSB क्या करेगा, इन दोनों को बुलाएगा ऊपर और इन दोनों को साथ में बिठा देगा कि यहाँ पे बैठ जाइए और आप लोग बात करिए आपस में। ये दोनों के जो मेंबर्स हैं वो बैठेंगे, बात करेंगे। अगर फिर भी ये लोग समझौता नहीं करते हैं तो सेकंड स्टेज आएगी जब खुद एपिलेट जो बॉडी होगी WTO की, वहाँ पे इस केस को भेजा जाएगा और उनसे बोला जाएगा कि आप लोग इस पे फैसला सुनाइए। तो जब इनका कोई रूलिंग आ जाएगी, कुछ भी दोनों पार्टीज़ की कंसर्न को सुनते हुए, दोनों पार्टीज़ की बातों को सुनते हुए, तो उसके बाद थर्ड फेज होता है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन की अब जो रूलिंग आई है उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई कंट्री उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो उसके बाद उसके ऊपर अगेन कोर्स ऑफ कार्रवाई जो भी होगी, अगर किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे या उनको कुछ भी एज अ मतलब कि जुडिशियल इनके पास ये पावर आ जाती है कि वो उनको सज़ा के तौर पर जो भी वो देना चाहें वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले ये फोटो देखिए, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कहाँ पे स्थित है। तो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो केरला के अंदर स्थित है। केरला का जो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है, केरला के अंदर कन्नूर डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर ये वाइल्ड लाइफ है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बातें आई हैं कि कुछ माओइस्ट लोग हैं जिन्होंने जो फॉरेस्ट के वॉचर्स थे जो इस पे ध्यान रखते थे उनके ऊपर ओपन फायर किया है। ये चीज़ अभी हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मुद्दा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। माओइज्म क्या है, माओइस्ट क्या है, कैसे रोका जा सकता है, क्यों हो रहा है। प्रीलिम्स के हिसाब से हम इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से क्या पता होना चाहिए कि ये जो बनी थी वो बनी थी 1984 के अंदर, और ये नॉर्दर्न मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर इस्टेब्लिश की गई है केरला के, क्योंकि केरला का जो नॉर्दर्न पार्ट है और वहाँ का भी जो मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ पे बहुत सारा आपको मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहुत सारे आपको एनिमल देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो इसी वजह से इसको मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है। तो किस किस प्रकार के यहाँ पे हम लोगों को फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, कुछ कई फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला मिलेगा वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट क्यों लगाया गया है, क्योंकि वेस्ट कोस्ट के ऊपर है। केरला को आपको पता है ना, अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया का लोअर मोस्ट पार्ट है, तो ये जो है यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल एंड दिस पैसिफिक सी, और यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी। नीचे क्या है, ओशियन सी, सॉरी दिस इंडियन सी। ब्लू से आपको करके दिखाती हूँ, ब्लू से पानी है, ये बे ऑफ बंगाल, दिस इंडियन सी नीचे। ये जो एरिया होता है ये होता है वेस्ट कोस्ट,
यहाँ से, क्योंकि ये सी से मिल रहा है, और ये क्या है, ईस्ट कोस्ट है। क्यों है? क्योंकि डायरेक्शन वही है, इसीलिए इनको ईस्ट वेस्ट कोस्ट का नाम दिया गया है। तो क्योंकि केरला की लोकेशन यहाँ पे है इधर, तो इसीलिए इसका ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में जो ये सेंचुरी है, इधर आप मान लीजिए कि सेंचुरी यहाँ पे है, तो इसीलिए इसके अंदर वेस्ट कोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि इंडिया की लोकेशन अगर मैं आपको ग्लोब के ऊपर दिखाऊं, ये अर्थ है, और अर्थ के अंदर इंडिया की वहाँ पे कहाँ पे है, इक्वेटर यहाँ से नीचे से जाता है, और इक्वेटर से ऊपर ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इंडिया जो है वो कहाँ पे लगता है, वो ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बहुत ऊपर है। मतलब कि इन दो जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है ना, ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया है उसके अंदर इंडिया है। इसी वजह से इंडिया का जो टेम्परेचर है वो भी ट्रॉपिकल टेम्परेचर होता है, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल का इसलिए नाम दिया जाता है। तो वेस्ट कोस्ट जो ट्रॉपिकल है वो फॉरेस्ट यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। सेकेंड, यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं। कि एवरग्रीन क्या होता है? हमेशा ग्रीन रहना। तो सेमी एवरग्रीन यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे वो लोग ग्रीन रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे और क्या मिलता है। यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिलता है। डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? जो अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, जो अपने पत्तों को एक मौसम के आने के बाद निकाल देते हैं। कुछ लोग ये कुछ डेसिडियस होते हैं जो सर्दी के टाइम पे निकाल देते हैं। आपने देखा ना, पत्ते झड़ जाते हैं सभी पेड़ से, लेकिन यहाँ पे मॉइस्ट होते हैं कि उनमें नमी ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने पत्तों को छोड़ देते हैं। और फोना में यहाँ पे आपको नीलगिरी वुड देखने को मिलेगा, लायन टेल्ड देखने को मिलेंगी। वाटर शेड एरिया भी यहाँ पे है। वाटर शेड एरिया क्या होता है? जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो नदियाँ होती हैं वो अपना पानी आके छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे हमें 3 रिवर्स का एरिया का वाटर शेड एरिया मिलता है। पहली मिलती है चिन्नाकानी पूजा, चिन्नाकानी पूजा। तो आज से ये भी याद रख लीजिएगा कि जिसके पीछे ये पूजा जैसे शब्द आएंगे वो मोस्टली आपको केरला के अंदर देखने को मिलेंगी। और ये एक मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है, कुछ बच्चे जो उधर से नहीं हैं। नेक्स्ट जो है वो है उत्तरी पूजा, उत्तरी पूजा। और ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये ट्रिब्यूटरी है रिवर वल्लापट्टनम की। तो वल्लापट्टनम जो रिवर है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है, और उसी के अंदर इनका वाटर शेड का एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है, वल्लापट्टनम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रिजनर डिलेमा। ये पहले भी न्यूज़ में आया था, दोबारा इसका डिस्कशन हुआ तो बता देती हूँ। प्रिजनर डिलेमा होता क्या है? मान लीजिए ये है ग्रुप 1, ग्रुप ए, दिस इज़ कंडीशन 2। ग्रुप तो ये एक ही है, लेकिन दिस इज़ कंडीशन 2, ग्रुप बी के कंडीशन की ये अगर कुछ फैसला अलग लेते हैं। एंड दिस इज़ ग्रुप सी। प्रिजनर डिलेमा की बात किसने की थी, न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने गोवा के अंदर मैरीटाइम जब वो उनको एड्रेस कर रहे थे मिलिट्री के कॉन्क्लेव के, उन्होंने उसके कंसेप्ट को बात की थी। ये है क्या? एक गेम की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, साइंस की थ्योरी है, गेम थ्योरी है, कि कैसे आपके सामने जब कोई डिलेमा आए तो आपको किस तरीके से उस पर इम्पैक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये एक पैराडॉक्स का एनालिसिस है। यहाँ पे एक प्रिजनर का क्या मतलब होता है? बंदी, कैदी। और डिलेमा यानी कि असमंजस है कुछ। तो डिलेमा क्या है कि यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली 2 कैदियों को बंद कर दिया जाता है, उनके पास 3 चॉइसेस दी जाती हैं। ग्रुप ए के पास चॉइस होती है कि आप दोनों ने कोई गुनाह किया है लेकिन हमारे पास इतने एविडेंस नहीं है कि हम उसको बरकरार रखें, तो आप दोनों को 5 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है। और ग्रुप बी की जो है डिसीजन वो ये होता है कि अगर किसी एक ने यहाँ पे बोल दिया, या 5 साल नहीं आएगा, यहाँ पे जो ग्रुप 1 है अगर उन दोनों को नहीं बोलते हैं तो उनको सज़ा मिलेगी 1 साल की, कि ठीक है दोनों को 1 साल में जेल में रहना पड़ेगा। ग्रुप बी के पास फिर ये कंडीशन नंबर 2 है कि अगर इनमें से कोई एक बता देता है कि इसकी गलती है, इसने किया है, और वो कंसेप्ट कर देता है, तो ये तो हो जाएगा रिलीज़, और दूसरे वाले को मिल जाएगी 20 साल की सज़ा, 20 ईयर्स। तीसरे ग्रुप में क्या होगा कि अगर ये दोनों बोल देते हैं कि इसने गलती की है और ये भी बोल देता है इसने कर दी है, तो दोनों को मिलेगी 20 ईयर्स की सज़ा।
तो ये इनके पास फैसला करने के लिए 3 कंडीशंस रख दी जाती हैं। और मोस्टली वैसे तो यहाँ पे जर्नली क्या होना चाहिए कि ये इनको पहला वाला ही सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इनको इसको लगेगा कि इसने शायद ये ना बता दे, इसको लगेगा ये ना बता दे, तो उसके बाद इस कंडीशन में भी उनके पास ज़्यादातर यही रिजल्ट जो है, आउटकम यही देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी चाहिए कि वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो, ऑप्टिमल ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है फ़ायदा निकाला जा सके। तो हमेशा अपनी कोऑपरेशन बना के रखिए। मेरी मिलिट्री के लिए, किसी के लिए भी क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाएं तो भी आप अपनी जो कोऑपरेशन है उसको बना के रखिए। लेकिन प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, प्रीलिम्स में आ सकता है कि ये प्रिजनर डिलेमा किसी प्रिजनर के लिए ये है वो है, नहीं। जब आपसे सवाल पूछा जाए कि ये साइंस की थ्योरी है, एक गेम थ्योरी है मैथमेटिशियन की और प्लेयर्स के ऊपर, तब आपको सिलेक्ट करना है इस ऑप्शन को। बिल्कुल ये मतलब कि हैरान करने वाला सवाल होगा, ये इससे कहीं रिलेटेड भी नहीं लग रहा है नाम से, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, इसीलिए इसको इंक्लूड कर रही हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं काजिंड 2023। काजिंड क्या है, ये एक मिलिट्री की एक्सरसाइज है, 2023 में ये होने वाली है। हर साल ये जो मिलिट्री की एक्सरसाइज है वो देखने को मिलती है। बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस किस के बीच में होती है, होती है इंडिया के बीच में, और दूसरे टाइम पे होती है इंडिया प्लस खाजीद कजाकिस्तान। तो ये तो याद रखना इजी है क्योंकि इंडिया और कजाकिस्तान 2 कंट्रीज़ के ऊपर है। कजाकी का काज लिया गया है, इंडिया का इंड लिया गया है, दोनों को बना दिया काजिंद, और 2023 में ये होने वाली है। तो बस इतना ही याद रखिएगा कि काज से क्या बनता है कजाकिस्तान, और IND से क्या बनता है इंडिया। मोस्टली मिलिट्री की जो सर्विसेज होती है उनको अगर आप तोड़ के देखेंगे ना, ऐसे अलग अलग करके देखेंगे, काज प्लस इंद, तो वहाँ से आंसर निकाला जा सकता है क्योंकि नामों को इसी तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, US इशूड डायरेक्टिव्स फॉर AI के लिए US जो है उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स किए। आज ही के न्यूज़पेपर में ये लंदन का जो ब्लेशली पार्क है उसमें भी AI की सेफ्टी के ऊपर बात आ रही है, तो उसी से उसके अंदर भी सेम चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जो US कर रहा है, 2 चीज़ों को। इसमें क्या बात है, ये वाइट हाउस की तरफ से डायरेक्टिव्स निकल के आए हैं, और वाइट हाउस क्या है, वहाँ पे प्रेसिडेंट्स का, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा पार्लियामेंट है वैसे ही वहाँ पे वाइट हाउस होता है, उनके पास पावर्स होती हैं। तो इसमें क्या है कि कैंपेन्स को डेवलप किया जाएगा AI मॉडल्स के लिए जो थ्रेट देते हैं नेशनल सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, हेल्थ के लिए नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हेल्थ की सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए, ताकि जो टेस्ट रिजल्ट है वो गवर्नमेंट को पता चले। इसमें क्या होता है, रेड टीम टेस्टिंग। देखिए आज के न्यूज़पेपर में भी मैंने इसको समझाया है, रेड टीम टेस्टिंग ये क्या होती है कि कोई भी प्रोडक्ट जो भी एक एंटरप्रेन्योर बना रहा है और उसको बेचना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले जब इसकी टेस्टिंग होती है कि ये कैसे काम करेगा, ठीक काम करा है नहीं करा, उसको बोला जाता है रेड टीम टेस्टिंग। इसी में US का बोलना है कि जब आप ये टेस्टिंग करेंगे ना, तो आप इसकी पूरा का पूरा प्रोसीजर के लिए हम लोग कुछ गाइडलाइंस बना रहे हैं, हमें ये बताइएगा, और इसके बाद ये गवर्नमेंट के सामने आपको इसको फीड करना होगा, मतलब बताना होगा कि ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट बताएगी कि यह पब्लिक लार्ज के लिए ठीक है या गलत है, आप उसको लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते हैं। एक ये गाइडेंस ये भी आई है जो कि अगेन लंदन का जो सबसे पहला वर्ल्ड का रेगुलेशन के ऊपर AI सेफ्टी का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भी ये देखने को मिली कि अभी जो भी ये कंपनीज़ हैं उनको वोटर मार्क कर देना चाहिए AI सर्विसेज जो वो देती हैं उनमें, क्योंकि इससे खतरा कम हो जाएगा। जो डीप फेक जैसी मतलब कि आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिलते हैं, किसी का चेहरा किसी के ऊपर लगा दिया जाता है और उससे बहुत ज़्यादा हार्म होता है, फ्रॉड होता है, कम्युनल वायलेंस, बहुत सारी हार्म फ्रॉड देखने की वजह से इन चीज़ों को बोला गया है कि कैसे यहाँ पे वोटर मार्क जो है वो लगा देना चाहिए, और ये सब कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रिपलिंग रिन्यूएबल पावर एंड डबलिंग एनर्जी एफिशिएंसी 2030। ये एक रिपोर्ट जारी की गई है। किस किस के द्वारा रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट को जारी किया है 2 यहाँ पे अलायंसेस है, उन्होंने मिल के, पहली है IRENA इरीना प्लस दूसरी है यहाँ पे GRA। तो IRENA क्या होता है, आई से होता है यहाँ पे इंटरनेशनल, आई से क्या होगा इंटरनेशनल, R से यहाँ पे होगा रिन्यूएबल, और
ई से होगा एनर्जी, एन से होगा एजेंसी। तो ये है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। आप अगर हम आगे चलते हैं, EN से यहाँ पे एनर्जी होता है, G से चलेंगे तो आएगा ग्लोबल, R से चलेंगे रिन्यूएबल, A से आएगा फिर से एजेंसी। तो ये दो जो अलायंसेज है, एजेंसीज है, ये मिलके बना रही हैं एक रिपोर्ट को जिसका नाम ये देती हैं ट्रिपलिंग रिन्यूएबल पावर बैंड डबलिंग एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030। रिपोर्ट ने बताया है कि कैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी है जो दोबारा से बनाई जा सकती है, जैसे विंड पावर है यहाँ पे, या फिर आप लोग और किसी चीज़ से, वाटर से बना सकते हो, सोलर आप जो एनर्जी है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पूरे ग्लोब में 3 गुना से ज़्यादा बढ़ाने की 2030 तक। अगर ऐसा किया जाएगा तो ही जो 2030 तक जो हम 1.5 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको उतना बढ़ने से मतलब उस रीच तक रख सकते हैं, वरना ये इससे भी ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा जो ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक है और उसमें सर्वाइव करने के भी अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर 5 की एनेबल्स किए गए हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, सबसे पहले नंबर पे क्या किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सिस्टम है उसका ध्यान रखना है, इंफ्रा प्लस सिस्टम ऑपरेशंस का। दूसरा यहाँ पे है कि कैसे पॉलिसी एंड रेगुलेशन के ऊपर काम करना है, कि पहले पॉलिसी उसी हिसाब से बनानी है फिर उनको रेगुलेट करना है, तो पॉलिसी एंड रेगुलेशन। थर्ड नंबर पे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सप्लाई चेन, कि कैसे हमें सप्लाई चेन के बारे में समझना होगा, किन को कहाँ से कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये सब कुछ बनाना पड़ेगा। फोर्थ है स्किल एंड कैपेबिलिटीज़, कि स्किल्स बढ़ाओ लोगों की, उनको काम सिखाओ, उनको रिसर्च करो, वो लोग पता चल सके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हीं कामों के अंदर इनिशिएट करें, आ सकें। और फिफ्थ एंड लास्ट यहाँ पे है फाइनेंस प्लस इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कि फाइनेंस का इस्तेमाल है, ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री के कुछ करने से हो जाएगा, तो इंटरनेशनली जितने भी नेशंस हैं सभी एक साथ मिलें, कोऑपरेट करें, मिलजुल के इस काम को करें, क्योंकि लक्ष्य ये पूरा अर्थ का है ना कि किसी देश का। नेक्स्ट हम चलते हैं आज के ऊपर पर्सनैलिटी इन न्यूज़। तो पर्सनैलिटी इन न्यूज़ में है होमी जहांगीर भाभा। इनको इंडिया ने इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर याद किया है। इनके बारे में बात करें तो ये एक बॉम्बे के अंदर एक पारसी फैमिली के अंदर जन्म लेते हैं। इनको इंडिया का फिजिसिस्ट भी बोला जाता है और ख़ास में सबसे बड़ा कि इनको इंडिया में फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर मिशन, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोला जाता है। ये एक फाउंडिंग डायरेक्टर रहे हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के, जिसको आप कैसे लिखेंगे TIFR, को फाउंडर, यानी कि इन्होंने मिल के इसको बनाया था। और ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिश, जिसका नाम बदल के उनको रख दिया गया बारक के नाम से, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इनका नाम बदल दिया गया था। एसोसिएट किया जाता है भाभा जी को, इन्होंने जो थ्योरीज दी थी कि इन्होंने कैसे इलेक्ट्रॉन को स्कैटर कर दिया, कैसे उनको अलग अलग किया, और इन्होंने अपनी खुद की थ्योरी दी कि इलेक्ट्रॉन से अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हो तो आप कॉस्मिक की रेज जो है उनको निकाल सकते हो, शावर कर सकते हो अलग अलग जगह पे। और इससे इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इंडिया का उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने में मदद की। और इनको पद्म विभूषण दिया जाता है 1954 के अंदर, यानी कि जब ये खुद जीवित थे। इनका जो जीवन रहा है वो रहा है 1909 से लेके 1909 में इनका जन्म हुआ था और 1966 में 1966 में इनको मृत्यु हो गई थी। और इनको एक सबसे पहले जो वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ऊपर, जो कि जिनीविया स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिली थी, वहाँ पे भी इनको सबसे पहले प्रेसिडेंट का नियुक्ति मिली थी। इनको इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट की तरह 1955 के अंदर इंटरनेशनल। ऐसा नहीं है कि इनका नाम सिर्फ
सिर्फ भारत में था और यह भारत के पद्मा भूषण अवार्ड इनको मिल चुका था। लेकिन अगले ही साल ये इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जाके भी अपना जो इनका दबदबा था वो दिखाया इन्होंने कुछ एथिकल वैल्यूज़ की बात की, जैसे कि साइंटिफिक रिगर की, करेज की, परस्यूट करना एक्सीलेंस को, एक्सेट्रा। तो आज का हमारी जो न्यूज़ है वो ख़त्म होती है यहीं पे, और होमी जहांगीर भाभा जी को के साथ ही हम लोग इनके बारे में जान के आज की जो हमारी खबरें हैं, आज का जो हमारा टॉपिक था, उन सबको ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच जो भी मेरे साथ बने हुई हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन सिर्फ 180 दिन बच गए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो